Hello everyone, I am your social science educator. Welcome to Magnet Brains. So as you already know, last वीडियो में हम कवर कर चुके हैं MIQ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है तो अभी क्लिक करें इस आई बटन पर और इस वीडियो को जरूर देख लें। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, इसे एक क्विक रिवीजन के लेवल पर लेकर चलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक्चुअल में होता क्या है। जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की तो एग्रीकल्चर एक्चुअल में हमारे इंडिया में बहुत ही पहले से एग्जिस्ट करता है। मतलब ये क्या हुआ करता था, एक एंशिएंट ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर इज अमंग द ओल्डेस्ट ह्यूमन एक्टिविटी। सो जो ओल्डेस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज है उसमें से एक है हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है, कोर एक्टिविटीज क्या क्या है। सो इट इन्वॉल्व सॉइल प्रिपरेशन, प्लांट कल्टीवेशन एंड लाइव स्टॉक रियरिंग। मतलब एग्रीकल्चर में होता क्या क्या है, हम यहां पर सॉइल को प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को सो करते हैं, फिर उसके अंदर प्लांट्स बनते हैं तो हम उसे कल्टीवेट करते हैं और साथ ही साथ में हम लाइव स्टॉक को भी रियर करते हैं। और इन सभी चीजों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बनता है, तो बनता है एक्चुअल में एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें इसका ब्रॉड स्कोप क्या होगा, सो द सेक्टर कवर्स फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर। सो ये सारी जितनी भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि फार्मिंग हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री या फिर हम बात करें हॉर्टिकल्चर, ये सारी चीजें भी क्या होती है, ये सभी एग्रीकल्चर के ही टाइप्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर एलाइड सेक्टर्स के बारे में कि कौन कौन से सेक्टर एक्चुअल में एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। सो इट इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड फील्ड्स लाइक पीसी कल्चर। पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है, जिसमें फिशेस को रियर किया जाता है वो होता है पीसी कल्चर। एपीकल्चर जिसमें बीस को रियर किया जाता है, और वैसे ही होता है सेरीकल्चर जिसमें सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है। सो एक्चुअल में ये कुछ एलाइड सेक्टर्स हैं जो रिलेट करते हैं एग्रीकल्चर से। आगे देखते हैं एटमोलॉजी के बारे में। सो द वर्ड स्टेम्स फ्रॉम द लैटिन एग्री। ये एग्रीकल्चर जो है वो एक्चुअल में कहां से निकल कर आया ये वर्ड। सो ये एक लैटिन वर्ड है जिसमें एग्री का मतलब होता है फील्ड एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। सो फील्ड को कल्टीवेट करना ही एक्चुअल में क्या है, वही तो होता है एग्रीकल्चर। सो आई होप ये तो आप समझ गए होंगे कि एग्रीकल्चर होता क्या है, इससे जुड़े हुए और कौन कौन से टाइप्स जो हैं और कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो यहां पर होते हैं। इन सभी से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन सभी को अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट के बारे में कि एग्रीकल्चर का एक्चुअल में क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट होता है और क्या सोशल इंपैक्ट यहां पर दिखाई देता है। सबसे पहले यहां हम बात करेंगे जीडीपी कंट्रीब्यूशन के बारे में। मतलब जो एग्रेरियन सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है इन आर जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो देखिए एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कंट्रीब्यूट 18% टू द इंडिया जीडीपी। मतलब जो इंडिया की टोटल जीडीपी है 100% में से 18% जो है वो यहां पर कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए सेक्टर्स मतलब वो अलाइड सेक्टर्स जो हैं ये मिलकर 18% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, सो अप्रोक्सीमेटली 46% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स रिलाइंग ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। सो एक्चुअली इंडिया की जो अप्रोक्स 46% ऑफ पॉपुलेशन, जो वर्कफोर्स एक्चुअल में जो काम करने वाले लोग हैं, वो किस पर डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है फार्मिंग और अलाइड एक्टिविटीज पर। मतलब हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर कौन सा है, एग्रेरियन सेक्टर हो जाता है। आगे बात करते हैं सोशल इंपैक्ट के लेवल पर जेंडर रोल्स की। So over 75% of rural female workers are engaged in agriculture। जब आप देखेंगे कि रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो 75% ऑफ द वुमेन जो है वो उस फील्ड में एंगेज्ड दिखाई देती हैं। अगर हम बात करें लेबर टास्क की तो वुमेन हैंडल्स वाइटल रोल सच एज सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। सो जो वुमेन्स हैं एक्चुअल में वो बहुत सारे मल्टीपल टास्क जो हैं यहां पर करते हुए दिखाई देती हैं, जैसे क्रॉप्स के सो करना मतलब क्रॉप्स को लगाना, उसके बाद में फिर क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना मतलब क्रॉप्स को कट करना, और साथ ही क्रॉप्स को सेग्रीगेट करना मतलब थ्रेशिंग करना। ये सारी चीजें कौन करती हैं, वुमेन लेबर्स ये सारी चीजें करती हुई दिखाई देती हैं। थ्रेशिंग क्या होता है, इसे फिर से समझ लीजिए। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्ट्रॉ और
हस्क, मतलब जो क्रॉप जब हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद में जिस क्रॉप को जो एडिबल पार्ट होता है उसे सेपरेट करना उसके हस्क वाले पार्ट से, इसे ही थ्रेशिंग कहा जाता है। सो आई होप ये आप समझ गए होंगे कि क्या सोशल और क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट दिखाई देता है एग्रीकल्चर का और इंडियन सोसाइटी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रीजनल डाइवर्सिटी एंड नेचुरल फैक्टर्स के बारे में। देखिए, जो एग्रीकल्चर है और जो क्रॉप्स है वो बहुत ही डाइवर्स तरीके से हमारे इंडिया में दिखाई देती है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होती है और बहुत सारे रीजन अपनी डिफरेंट क्रॉप्स के लिए फेमस भी है। जैसे कि हम यहां पर बात करें सबसे पहले पंजाब के बारे में, फेमस फॉर इट्स वास्ट गोल्डन व्हीट फील्ड्स। मतलब आपको ये समझ में आएगा कि जब आप पंजाब जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी आपको फील्ड्स दिखाई देगी, जो गोल्डन व्हीट होता है वो वहां पर प्रोड्यूस होता हुआ सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला है। वैसे ही जब हम बात करते हैं कश्मीर की, नोन फॉर इट्स यूनिक सैफरॉन वैलीज। सो जो कश्मीर वाला रीजन है वहां पर आपको दिखाई देगा कि वहां पर सैफरॉन मतलब जो केसर होती है उसकी वैलीज दिखाई देंगी। वैसे ही जब हम जाते हैं नॉर्थ ईस्ट या फिर नीलगिरीज वाले रीजन में, रेनोन फॉर लश टी गार्डन, ये एक्चुअल में जाने जाते हैं अपने लश टी गार्डन्स के लिए। यहां पर टी और कॉफी की जो प्लांटेशन है वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होता है। वैसे ही अगर हम बात करें केरला की, तो कैरेक्टराइज्ड बाय द एमराल्ड ग्रीन पैडी फील्ड, मतलब केरला वाले रीजन में आपको पैडी फील्ड सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली है। यहां पर आपको राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा दिखाई देगा। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कैसे डाइवर्स तरीके से अलग अलग रीजन में अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं और दिखाई देती हैं। ग्रोथ फैक्टर की अगर हम बात करें, सो क्रॉप सक्सेस डिपेंड्स ऑन सॉइल टाइप। सबसे पहली चीज जो क्रॉप की ग्रोथ होती है ना, वो किस चीज पर डिपेंडेंट होती है? वो डिपेंडेंट होती है ऑन सॉइल टाइप, ऑन क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी एंड टराइन। सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इनकी डाइवर्सिटी पर इंपैक्ट डालते हैं कि किस रीजन में कौन सी क्रॉप जो है वो मोस्ट सूटेबल रहने वाली है। सो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रीजनल और नेचुरल फैक्टर यहां पर दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे इकोस फ्रॉम द पास्ट की एंशिएंट ओरिजिन के बारे में, मतलब जो एग्रेरियन सेक्टर है उसका जो एंशिएंट ओरिजिन है हम उसे यहां पर समझेंगे। तो देखिए प्री हिस्टोरिक रूट्स एंड अर्ली क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा गंगा प्लेन, एविडेंस ऑफ द राइस ग्रेन डेट्स बैक टू 7th और 6th मिलेनियम BCE। मतलब आपको गंगा प्लेन्स वाले रीजन में ये चीज दिखाई देगी कि वहां से एविडेंसेस मिले हैं 7th to 6th मिलेनियम BC पहले के जो हैं ये आपको यहां पर एविडेंसेस मिलेंगे कि यहां पर राइस का जो है वो कल्टीवेशन किया जाता था। सो ये कितने पहले समय से एक्चुअल में होता आ रहा है ये आपको इससे समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम एक और हड़प्पन साइट की बात करेंगे जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ यहां पर आपको बार्ले एंड मिलेट कल्टीवेशन बिगन हियर अराउंड द 8th मिलेनियम BC। यहां पर ये एविडेंसेस मिलते हैं कि जो बार्ले और मिलेट की क्रॉप होती है उसका एक्चुअल में जो कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था वो कहां से हुआ था? वो था मेहरगढ़ वाले रीजन से, वो भी 8th मिलेनियम BC के समय पर। फिर हम बात करें अगर हड़प्पन एरा के बारे में, सो बाय द 3rd मिलेनियम BC व्हीट एंड बार्ले बिकम स्टेपल। हड़प्पन रीजन में जब आप देखेंगे जो हड़प्पन एरा हुआ करता था उस समय पर 3rd मिलेनियम BC के टाइम पर व्हीट और बार्ले जो है वो मेजर क्रॉप्स बन गई थी, मतलब स्टेपल क्रॉप्स बन चुकी थी। वैसे ही हम बात करें तो कुछ हमें रिलेवेंस या फिर हम कहें कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो वैदिक टेक्स्ट से भी मिलता है। जैसे कि एंशिएंट स्क्रिप्चर मेंशंस यव, बार्ले को क्या कहा जाता था ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे यव कहा जाता था। गोधुम कहा जाता था व्हीट को, और वैसे ही व्रीहि कहा जाता था राइस को। इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एंशिएंट टेक्स्ट में इस क्रॉप को क्या कहा जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यव बार्ले को कहा जा रहा है, गोधुम कहा जा रहा है व्हीट को, और वहीं व्रीहि कहा जा रहा है राइस को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। सो अर्ली फार्मर मास्टर्ड ऑयल सीड्स, फाइबर क्रॉप्स लाइक कॉटन एंड फ्रूट्स लाइक मैंगो। सो एक्चुअली बहुत डाइवर्स टाइप की क्रॉप्स जो है आपको एंशिएंट पीरियड में भी दिखाई देगी। आप देखेंगे कि एक लंबे समय तक मेहनत करने के बाद में ऑयल सीड्स, साथ ही साथ में फ्रूट्स और फाइबर क्रॉप्स जैसी चीजों को ग्रो करने में मास्टर्ड जो है वो हो चुके थे हमारे एंशिएंट फार्मर्स भी। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितने पहले के समय से ये सारी चीजें एग्जिस्ट करते हुए आ रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एंशिएंट एग्रीकल्चरल साइंस के बारे में, मतलब उस समय पर भी कितनी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता था एग्रेरियन एक्टिविटीज को करने के लिए। यहां पर सबसे पहले हम बात करें लिटरेरी वेल्थ की। सो टेक्स्ट लाइक अर्थशास्त्र एंड
कृषि पारशरा डॉक्यूमेंटेड एडवांस फार्मिंग नॉलेज, जो अर्थशास्त्र है वो बताता है कि कैसा क्लाइमेट एक्चुअल में सूटेबल होता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स का, यहां पर एविडेंसेस मिलते हैं। वैसे ही कृषि पारशरा में भी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई है कि किस तरीके से कब कौन सी क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, किस रीजन में, और उसके लिए क्या क्या जरूरी है। ये सारी चीजें जो है हमें लिटरेरी वेल्थ के रूप में मिल जाती है। यही हम बात करें तो सीड के ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि वृक्ष आयुर्वेदा जो है वो एक एंशिएंट टेक्स्ट है जो सजेस्ट करता है ट्रीटिंग सीड विथ मिल्क, हनी एंड काउ डंग। ये बताता है कि जो सीड्स होती है उसे जर्मिनेट करने के लिए, ग्रो करने से पहले उसे क्या करना चाहिए, मिल्क, हनी एंड काउ डंग के साथ में ट्रीट करना चाहिए, देन उसे हमें सो करना चाहिए। साथ ही इरिगेशन विजडम की जब हम बात करते हैं कि इरिगेशन के बारे में क्या नॉलेज मिलता है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से, तो एंशिएंट गाइडलाइन स्पेसिफाइड वाटरिंग शेड्यूल बेस्ड ऑन सॉइल एरिडिटी। सो सॉइल को जितनी नीड होती है उसकी एरिडिटी के अकॉर्डिंग किस समय पर कितनी वाटरिंग उसमें करनी चाहिए, कितना इरिगेट उसे करना चाहिए, ये भी हमें एंशिएंट टेक्स्ट से पता लगता है। साथ ही साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ग्राफ्टिंग, जो टेक्निक आज भी हम लोग यूज करते हैं, ये हमें पता लगती है बृहत संहिता से। बृहत संहिता ने इसे डिस्क्राइब किया है दैट जॉइनिंग प्लांट्स टू इंप्रूव पेस्ट रेसिस्टेंस और स्वीटनेस। एक्चुअल में दो प्लांट्स के ट्रेट्स को साथ में मिला दिया जाता है जब उसे कट किया जाता है और साथ में ग्राफ्ट कर दिया जाता है, इसे ही ग्राफ्टिंग कहा जाता है, जिससे दो प्लांट की अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो साथ में मिक्स होकर फिर आपको दिखाई देती है। जैसे कि आपने देखा होगा खासकर रोज प्लांट के साथ में उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, वो नेचुरल नहीं है, वो एक्चुअल में ग्राफ्ट करके बनाए गए हैं। दो डिफरेंट कलर्स के फ्लावर को जब साथ में ऐड किया जाता है ग्राफ्टिंग के थ्रू, तो एक नई ब्रीड जो है वो इमर्ज होती है। सो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि एंशिएंट एग्रीकल्चरल साइंस जो था वो कितना ज्यादा डेवलप्ड हुआ करता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड इंटरक्रॉपिंग के बारे में। एक्चुअल में एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है वो बहुत पहले से किया जा रहा है और साथ ही साथ में 4800 ईयर एगोस के भी हमें इंटरक्रॉपिंग के एविडेंसेस मिले हैं कालीबंगन में। तो चलिए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले सिंधु सरस्वती पीरियड की बात करेंगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल, शिप्स एंड गोट्स डेटेड 3500 BC, मतलब आज से 3500 साल पहले की जब हम बात करते हैं तो हमें यहां पर दिखाई देता है कि सिंधु सरस्वती रीजन में डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस मिलते हैं जहां पर कैटल, शिप्स और गोट्स को रियर किया जाता था। वैसे ही एक और कंसेप्ट मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है गौ कृषि। गौ कृषि का मतलब क्या होता है, जिसमें एक्चुअल में जो गाय होती है, मतलब जो काऊ होती है, जो बुल होते हैं, उनका यूज किया जाता था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। कैसे? सो अ होलिस्टिक सिस्टम वेयर कैटल प्रोवाइड मैन्योर फॉर सॉइल एंड लेबर फॉर प्लगिंग। सो एक्चुअल में जो बुल हुआ करता है उसे प्लाव करने के लिए जो बुलक कार्ट होता है उसके थ्रू यूज किया जाता था, और वैसे ही जो काउ डंग होता है, काउ यूरिन होती है, इन सभी चीजों का यूज किया जाता था एज अ मैन्योर। सो ये गो कृषि जो है एक होलिस्टिक कंसेप्ट बताता है जो हमें हमारे एंशिएंट नॉलेज से पता लगता है। आगे बात करते हैं हम इंटरक्रॉपिंग के बारे में, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन वन फील्ड। और इसी इंटरक्रॉपिंग के एविडेंसेस मिले हैं हमें कालीबंगन वाले रीजन से, जहां पर कुछ फोरोस मिले हैं जिसमें 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हुए वो लाइंस दिखाई देती है, जिससे पता लगता है कि एक ही फील्ड पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है वो यहां पर साथ में ग्रो की जाती थी। फिर आगे बात करेंगे हम आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के बारे में। सो परपेंडिकुलर फरोस एट कालीबंगन 2800 BC के समय पे, मतलब आज से अगर हम यहाँ पर 2000 के लेवल पर चल रहे हैं तो 4800 ईयर्स एगो पहले ये जो एविडेंसेस मिले ये बताते हैं कि उस समय पर भी कितनी एडवांस टेक्निक्स का यूज किया जाता था। साथ ही साथ में हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी की बात करें, दीस मेथड वर स्टिल ऑब्जर्व्ड इन यूज ड्यूरिंग द 1960s। और आपको आपकी बुक में भी एक पिक्चर दिखाई देगी जिसमें कालीबंगन वाले एविडेंसेस दिखाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ में 1960s की भी एक फोटो है जो ये बताता है कि उस समय से लेकर आज तक ये जो मेथड्स हैं इनसे कंटिन्यूटी में यूज किया जा रहा है। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एनिमल डोमेस्टिकेशन और इंटरक्रॉपिंग जो है वो भी हमारा एंशिएंट विजडम ही है। फिर आगे हम बात करेंगे अब इंडियाज क्लाइमेट डाइवर्सिटी के बारे में। देखिए आप सभी को पता है हमारे इंडिया जो है एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट है एक्चुअल में, और यहाँ पर बहुत डाइवर्स क्लाइमेट दिखाई देता है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट दिखाई देता है, बहुत सारी क्लाइमेटिक जोन्स दिखाई देती है, और डिफरेंट क्लाइमेट्स जो है अलग अलग रीजन में देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की, सो इंडिया इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 15 जोन्स बेस्ड ऑन सॉइल, क्लाइमेट एंड टेराइन। सो सॉइल की क्वालिटी, सॉइल का टाइप, साथ ही साथ में क्लाइमेट और टेराइन के बेसिस पर
इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। चलिए यहां पर समझते हैं कि कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन हमें इंडिया में कहां कहां पर देखने को मिल जाती है। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट टाइप की, सो इंडिया फीचर 7 डिस्टिंक्ट क्लाइमेट। इंडिया में हमें 7 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे अल्पाइन क्लाइमेट। ये एक्चुअल में देखने को मिलता है हमारे सबसे नॉर्दर्न रीजन में, मतलब हिमालयाज वाले रीजन में, जहां पर बहुत ही कूल टेम्परेचर होता है, वहां पर अल्पाइन क्लाइमेट देखने को मिलता है। वैसे ही फिर देखने को मिलता है टेम्परेट जो होता है लोअर हिमालयास रीजन में, मतलब हिमालयास के जो पीक वाला रीजन है वहां पर अल्पाइन देखने को मिलेगा, तो लोअर रीजन में जो है आपको टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलने वाला है। वैसे ही सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स में। एरिड क्लाइमेट होता है थार डेजर्ट वाले रीजन में, जहां पर मॉइस्चर बहुत कम होता है। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट होता है वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप वाले साइड में, और सेमी एरिड होता है सेंट्रल डेक्कन प्लेट्यू में। और वैसे ही ट्रॉपिकल क्लाइमेट दिखाई देता है ईस्टर्न इंडिया एंड द सदर्न पेनिनसुलर रीजन में। सो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि कितने डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाते हैं, और इसी कारण कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट रीजन में ग्रो करी जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मॉनसून डिपेंडेंस के बारे में कि जो हमारा एग्रेरियन सेक्टर है वो एक्चुअल में मॉनसून पर डिपेंडेंट क्यों है। तो यहां पर देखिए साउथ वेस्ट मॉनसून, साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ऐसी 2 ब्रांचेस हमें दिखने वाली है। द साउथ वेस्ट मॉनसून जो होता है जून से लेके सितंबर तक इज अ वाइटल फॉर नॉर्दर्न खैरिफ क्रॉप। सो जो नॉर्दर्न खैरिफ क्रॉप होती है, एक्चुअल में हमारा जो इंडियन मॉनसून है वो मेजरली साउथ वेस्ट साइड से ही आता है, और ये रेन होती है इसके कारण। जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन है जहां पर खरीफ क्रॉप लगाई जाती है वहां पर इससे रेन होती है। वैसे ही हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून की, सो ये होता है अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम पर, जो रेन सपोर्ट ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, और इसके कारण रेन होती है हमारे ईस्टर्न साइड में और साथ ही साथ में जो सदर्न इंडिया है उस वाले रीजन में। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मॉनसून डिपेंडेंस दिखाई देती है, और इसी के अकॉर्डिंग क्रॉप्स भी जो है वो वहां पर ग्रो की जाती है। यहां पर अगर हम बात करें डबल मॉनसून की, सो कोस्टल रीजन लाइक द मालाबार रिसीव रेन फ्रॉम बोथ अलोइंग ईयर राउंड राइज। जैसा कि आपको पता है जो मालाबार वाला केरला वाला रीजन है, यहां पर ईयर राउंड रेन आपको दिखाई देने वाली है, मॉनसून दिखाई देने वाला है, क्योंकि दोनों ब्रांचेस जो है वो वहां पर रेन ऑकर करवाती है। और इसी कारण यहां पर राइस का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि राइस एक ऐसी क्रॉप है जिसे बहुत सारा वाटर चाहिए होता है और साथ ही साथ में हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर भी चाहिए होता है। सो आई होप आप ये भी समझ पाए होंगे कि मॉनसून डिपेंडेंस कैसी होती है, और इस कारण से ही क्रॉप्स जो है वो डाइवर्स दिखाई देती हैं। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे 3 क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में। एक्चुअल में हमारे इंडिया में पूरे क्रॉपिंग को 3 अलग अलग सीजन्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे कि कौन कौन से सीजन होते हैं, सबसे पहले हम यहां पर बात करें खैरिफ सीजन, रबी एंड ज़ैद। क्या होता है इनमें, बेसिकली क्या डिफरेंस है, इनके बारे में बात करेंगे, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और साथ ही साथ में किस टाइप की क्रॉप्स जो है यहां पर ग्रो की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम खैरिफ सीजन की बात करें तो यहां पर सोइंग और हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो सो जून टू अक्टूबर जो है आपको जून में दिखाई देगा कि क्रॉप को सो किया जाता है, और अक्टूबर में इसे कट कर दिया जाता है, मतलब हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, सो यहां पर मॉनसून क्रॉप्स होती है, मतलब ऐसी क्रॉप्स जिन्हें ज्यादा वाटर की यूज होता है, साथ ही साथ में यहां पर हीट और हैवी रेन भी दिखाई देती है। कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स है जो एक्चुअल में खैरिफ सीजन में लगाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा राइस, मेज, कॉटन एंड ग्राउंडनट, ऐसी क्रॉप्स खैरिफ सीजन में ग्रो की जाती हैं। फिर हम बात करें रबी क्रॉप की, सो ये सो की जाती है अक्टूबर में, और अप्रैल के टाइम पर इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ये विंटर क्रॉप्स होती हैं जिन्हें कूल वेदर चाहिए, और साथ ही साथ में वाटर भी बहुत ही लेस क्वांटिटी में चाहिए होता है। जैसे कि वीट, बार्ले, मस्टर्ड और पीस जो है वो रबी सीजन में ग्रो की जाती है। फिर इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है, मतलब मार्च टू जून का टाइम, उस समय पर ज़ैद क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है। ये क्रॉप्स जो है ये समर क्रॉप्स होती है, ग्रोन इन द शॉर्ट इंटरवल, और बहुत ही कम समय के लिए इसे ग्रो किया जाता है, और ये हार्वेस्ट भी हो जाती है बहुत ही आसानी से। जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, पम्पकिन, ये सारी क्रॉप्स जो हैं आपको समर सीजन में देखने को मिलने वाली है। सो इस टाइप से हमारे पूरे इंडिया के क्रॉपिंग पैटर्न को 3 सीजन्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आप समझ पाए होंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कब सो किया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, और साथ ही साथ में कौन कौन सी क्रॉप यहां पर दिखाई देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंशिएंट पर्सपेक्टिव ऑफ रेनफॉल के बारे में।
सो एक्चुअल में हमारे कुछ एंशियंट टेक्स्ट में रेनफॉल पैटर्न कैसा होना चाहिए, एक आइडल रेनफॉल पैटर्न कैसा होना चाहिए, ये बताया गया है। इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं। जो डिफरेंट जो सीजन्स होते हैं उन्हें पहले एंशियंट टेक्स्ट में क्या कहा जाता था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। सो एंशियंट सीजन्स वर केदारा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो वेट सीजन होता उसे क्या कहा जाता था, उसे केदारा कहा जाता था। हैमाना कहा जाता था विंटर सीजन्स को, मतलब जिसमें कोल्ड वेदर होता है। और ग्रीष्मिका कहा जाता था समर सीजन को, जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हीट होती है। सो इस टाइप से डिफरेंट नाम हुआ करते थे सीजन्स के। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ये सभी चीजें मेंशन की गई है। अब हम यहां पर बात करते हैं रेनफॉल के बारे में। एक्चुअल में हमारे एंशिएंट टेक्स्ट जैसे कि अर्थशास्त्र क्या कहता है। सो अर्थशास्त्र यहां पर डिफाइन करता है अ परफेक्ट सीजन हैज 1/3 रेन एट द स्टार्ट एंड एंड। मतलब ये बताना चाह रहा है अर्थशास्त्र कि एक परफेक्ट जो सीजन होता है उसमें क्या होना चाहिए कि जो रेन का 1/3 पार्ट होता है, मतलब जितनी भी टोटल रेन होने वाली है उसका 1/3 पार्ट जो है स्टार्टिंग में और सीजन के एंड में होना चाहिए। और बाकी की जो बची हुई रेन है, मतलब 2/3 जो मेजर पार्ट है वो कब होना चाहिए, वो मिडिल सीजन में हो जाना चाहिए। सो ये एक प्रकार का परफेक्ट सीजन माना गया है अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों कहा गया है पर इसे भी समझेंगे। अर्ली रेन एक्चुअल में क्या करती है, ये ग्राउंड को सॉफ्ट कर देती है, जिससे प्लाव करने में हम इजीली ग्राउंड को क्या कर सकते हैं, प्लाव कर सकते हैं। एंड हेल्प द सीड्स टू जर्मिनेट, और मॉइस्चर बना रहता है जिसके कारण सीड्स जो है आसानी से जर्मिनेट भी हो जाती है। फिर बात करें हम मिडिल रेन की, सो सपोर्ट द पीक ग्रोइंग फेज ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक राइस। जो बीच का पीरियड होता है जिसमें एक्चुअल में 2/3 रेन हो जानी चाहिए, उस समय पर हमारी क्रॉप्स जो है उन्हें बहुत सारे वाटर की नीड होती है। इसलिए ही ऐसा कहा गया कि मिडिल रेन जो है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं लेट रेन की, सो हेल्प्स द क्रॉप राइपन एंड प्रोवाइड्स सॉइल मॉइस्चर फॉर द नेक्स्ट सीजन। सो एक्चुअली जब लास्ट में जो बची हुई 1/3 रेन का पार्ट है वो होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो क्रॉप्स यहां पर अभी ग्रो करी गई थी वो राइप हो जाएगी, मतलब पक जाएगी। और साथ ही साथ में जो नेक्स्ट सीजन में हम जो क्रॉप लगाने वाले हैं उसके लिए सॉइल में मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहेगा। सो ये हमारा एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र जो है वो ये बताता है कि कैसे एक परफेक्ट सीजन हो सकता है। आई होप आप इसे भी समझ पाए होंगे। चलिए अब हम यहां पर बात करेंगे सॉइल के बारे में, द फाउंडेशन ऑफ कल्टीवेशन। मतलब एक्चुअल में सॉइल ही वो मेजर चीज है जो कल्टीवेशन को सपोर्ट करती है, जो उसका फाउंडेशन है। सो सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि इस सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका कंपोजिशन कैसे होता है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सॉइल होता क्या है। सॉइल इज द थिन अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ सपोर्टिंग लाइफ। It takes million of years to form through rock weathering. So actually जो सॉइल है वो बनती कैसे है, आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बेड रॉक दिख रहा होगा। बेड रॉक जो है वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होना चालू होता है, जैसे कि यहाँ पर रेन होती हुई दिख रही होगी। इससे क्या होता है कि ये डिसइंटीग्रेट होना चालू होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना चालू हो जाता है। देन उसके बाद में ऑर्गेनिक मटेरियल फैसिलिटेट्स डिसइंटीग्रेशन। फिर यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इस डिसइंटीग्रेशन को और ज्यादा फैसिलिटेट करते हैं और ज्यादा तेज कर देते हैं और वो और छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। देन उसके बाद में आप देखेंगे कि लेयर्स फॉर्म होना चालू हो जाती है और यहां पर एक लेयर ह्यूमस की बन जाती है और टॉप सॉइल यहां पर दिखाई देने वाली है। यहां इसी कारण से क्या होगा, जो मिनरल फ्रेगमेंट और ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या बना देंगे, ह्यूमस बना देंगे और यहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाने वाला है। प्लांट्स की यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखने लगी होगी। देन उसके बाद में डेवलप द सॉइल सपोर्ट थिक वेजिटेशन। सो इसी के बाद में जब प्लांट्स जो है बड़े होने लगते हैं और ये थिक वेजिटेशन जो है वो सॉइल को सपोर्ट करना चालू कर देता है। सो इस टाइप से पूरी सॉइल को बनने की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर आपको दिख गई होगी। यहाँ हमने कुछ टर्म्स देखे, जैसे कि हमने देखा ह्यूमस, ये एक्चुअल में होता क्या है। सो इट इज अ डार्क ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डिकेड प्लांट, इट रिटेन्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट। सो एक्चुअली जो प्लांट्स होते हैं जो डिके हो जाते हैं उनसे ही बनने वाला एक डार्क ऑर्गेनिक मैटर है ये, जो क्या करता है, जो रिटेन करके रखता है, मतलब रोक कर रखता है मॉइस्चर को, और साथ ही साथ में इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आगे ग्रो होने वाले प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। चलिए फिर समझते हैं वेदरिंग क्या होता है, जो हमने देखा था, जो डिसइंटीग्रेट करने का काम करता है। द फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक्स इनटू पार्टिकल्स, मतलब जो रॉक्स का डिसइंटीग्रेट होना होता है ड्यू टू द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन, वही क्या कहलाता है, वही वेदरिंग कहलाता है।
फिर यहां पर हम एक और वर्ड देख लेते हैं जिसका मतलब होता है सिल्ट। सिल्ट क्या होता है? सो ये कुछ फाइन सेडिमेंट होते हैं कैरिड बाय रिवर्स फ्रॉम माउंटेन्स टू प्लेन्स। एक्चुअली रिवर्स जो होती हैं वो अपने साथ में क्या करती हैं, कुछ सॉइल को इरोड कर कर लाती हैं और लाकर एक जगह पर जमा देती है और वहां पर प्लेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो जमा हुई चीज होती है उसे ही सिल्ट कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आप समझ गए कि सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे है। अब हम यहां बात करेंगे कौन कौन सी मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल जो है हमारे इंडिया में दिखाई देती है। सो हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स दिखाई देती है जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को सपोर्ट करने का काम करती है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें एल्यूवियल सॉइल की, जो हाईली फर्टाइल सॉइल है। सो रिच सिल्ट डिपॉजिट फ्रॉम रिवर्स हाईली फर्टाइल फॉर प्लांट्स। जैसा कि मैंने आपको अभी कहा कि ये सिल्ट का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, रिवर्स अपने साथ में कुछ मटेरियल को लेकर आती है और एक जगह पर लाकर डिपॉजिट कर देती है। ये बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होता है और यही क्या बनाता है, इसका ही डिपॉजिशन जो है वो एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन करता है। ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। फिर बात करें हम नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल की, सो ये है ब्लैक सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक रॉक आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ये जो सॉइल है ये एक्चुअल में कैसे बनती है, जब वॉल्केनिक रॉक डिसइंटीग्रेट होते हैं तो इससे इसका फॉर्मेशन होता है और ये कॉटन क्रॉप जैसी चीजों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि वो यहीं पर ग्रो हो सकती है। फिर हम बात करें रेड सॉइल की, डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड लावा रॉक, रेडिश ड्यू टू द हाई आयरन कंटेंट। सो एक्चुअली ये वो सॉइल होती है रेड सॉइल जो आपको लाल रेड कलर की दिखाई देने वाली है। जो लावा रॉक होते हैं जब वो डिसइंटीग्रेट होते हैं तो रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो रेड सॉइल है वो रेडिश इसलिए होती है एक्चुअल में कलर में क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट होता है, मतलब इसमें फेरस ऑक्साइड जो है उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रेडिश कलर यहां पर आ जाता है। फिर हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल की, हार्डन्स एंड हीट फॉर्म्ड बाय हैवी रेन लीचिंग। एक्चुअली जो लेटराइट सॉइल होती है वो आपको वेस्टर्न कोस्टल रीजन में दिखाई देगी जहां पर बहुत रेन होती है और बहुत ज्यादा रेन होने के कारण क्या होता है, जो इसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लीच होकर नीचे चले जाते हैं, मतलब यहां पर लीचिंग हो जाती है और इसी सॉइल को हम लेटराइट सॉइल कहते हैं। ये थोड़ी सी कम फर्टाइल होती है। देन हम बात करें सैंडी सॉइल की, कंपोज्ड ऑफ द स्मॉल ग्रेन्स कॉमन इन एराइड रीजन। आपने मेनली देखा होगा जो थार वाला रीजन है, एक्चुअल में जो राजस्थान वाला रीजन है वहां पर आपको मेनली ये सॉइल दिखाई देगी, सैंडी सॉइल। ये एक्चुअली स्मॉल ग्रेन्स की बनी हुई होती है, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलकर ये बनती है और ये कॉमनली एरिड रीजन में ही दिखाई देगी जहां पर मॉइस्चर की बहुत कमी होती है। फिर हम बात करेंगे अल्पाइन सॉइल की। अल्पाइन सॉइल एक्चुअल में क्या होती है, वो सॉइल जो माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है। ये थिन होती है, रॉकी सॉइल होती है, फाउंड इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन और बहुत ही हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में ये मेनली देखने को मिल जाती है। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल जो है हमारे इंडिया में कौन कौन सी होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नर्चरिंग सॉइल हेल्थ के बारे में, मतलब कैसे सॉइल हेल्थ को मेंटेन किया जाता है, उसे नर्चर किया जाता है। सबसे पहले यहां बात करेंगे सॉइल एक्चुअल में क्या है, एक लिविंग सिस्टम है। क्यों है एक लिविंग सिस्टम? क्योंकि सॉइल कंटेन्स बैक्टीरिया, फंगाई, अर्थवॉर्म एंड इंसेक्ट। सॉइल जो है वो अकेली नहीं है, उसमें एक्चुअल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवॉर्म और इंसेक्ट, और ये सभी इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। ट्रेडिशनल कंजर्वेशन की हम बात करें, सॉइल को नर्चर करने के लिए ट्रेडिशनली किन प्रैक्टिसेस का यूज किया जाता था। सो इंक्लूड्स द क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग टू प्रिवेंट द न्यूट्रिएंट लॉस। एक्चुअल में इस समय पर जो क्रॉप्स हैं उनको रोटेट किया जाता था, मतलब जैसे अभी हम देखते हैं एक सीजन में एक क्रॉप लगाई जाती है, दूसरे में दूसरी क्रॉप, जिससे क्या होता है सिमिलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो पूरी तरीके से डिप्लीट नहीं होता, उस न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश होने के लिए टाइम मिल जाता है। वैसे ही मल्टीपल क्रॉपिंग भी की जाती थी, एक ही फील्ड पर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप लगाई जाती थी जिससे एक प्रकार का जो न्यूट्रिएंट है पूरी तरीके से यहां पर डिप्लीट ना हो जाए। फिर साथ में हम यहां पर बात करेंगे कंटूर प्लगिंग की। कंटूर प्लगिंग एक्चुअल में क्या होता है, प्लगिंग अलोंग द हिल कर्व्स टू स्टॉप द रेन वाटर इरोजन। एक्चुअल में जो स्लोप्स होते हैं वहां से क्या होता है, रेन वाटर जो है वो कंटिन्यूसली इरोजन करता है सॉइल का, और इसे रोकने के लिए उन कर्व्स पर प्लगिंग कर दी जाती है जिससे इरोजन जो है वो रुक जाता है। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक इनपुट की, यूजिंग पंचगव्य। पंचगव्य क्या होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ 5 काउ प्रोडक्ट्स। काउ से मिलने वाले जो 5 प्रोडक्ट होते हैं उन सभी को साथ में मिलाया जाता है, उससे पंचगव्य बनाया जाता है जो एक्चुअल में सॉइल की क्वालिटी को एनरिच करने में काम आता है, उसमें वापस से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो और ज्यादा बेटर हो जाते हैं। सो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से सॉइल हेल्थ को नर्चर करने के लिए प्रैक्टिस की जाती है।
अब यहां पर अगर हम देखें कि कौन सी कंटेम्परेरी मेथड्स का यूज किया जा रहा है, मतलब आज के समय पर हम कौन सी मेथड्स का यूज करते हैं सॉइल को नर्चर करने के लिए, इंक्लूड्स द टेरेसिंग, जैसे कि आपने देखा है कि जो टेरेस फार्मिंग होती है उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। वैसे ही अफॉरेस्टेशन, मतलब फॉरेस्ट को ग्रो करना, बहुत सारे प्लांट्स लगाना, फॉरेस्ट बनाना, जिससे वो सॉइल को होल्ड करके रखे और उसका इरोजन ना हो। साथ ही साथ में यूजिंग ड्रोन्स फॉर हेल्थ चेक, सो मॉडर्न प्रिसीजन टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है, प्रिसीजन टूल्स का यूज किया जा रहा है सॉइल की हेल्थ को चेक करने के लिए, सेंसर्स और ड्रोन्स का। अब हम यहां पर बात करते हैं एक और चीज की, जो है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस एक्चुअल में क्या होता है, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स यूजिंग द ग्लास और प्लास्टिक टू कैप्चर हीट। एक्चुअल में यहां पर एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर के अंदर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, जिसमें प्लास्टिक शीट या फिर ग्लास का यूज किया जाता है उस एरिया को कवर करने के लिए, जिससे यहां पर हीट ट्रैप हो जाती है और एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर में हम क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं। सो इस प्रकार की जो कंटेम्परेरी मेथड्स है वो अब यूज की जा रही है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या क्या चीजें यूज की जाती थी सॉइल को नर्चर करने के लिए और आज हम किन मेथड्स का यूज कर रहे हैं। चलिए अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, जो होने वाला है वाटर एंड इरिगेशन। हम यहां पर देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ वाटर मैनेजमेंट के बारे में, कि वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से सिस्टम्स को एक्चुअल में यूज किया जाता है। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एग्रीकल्चर के टाइप की, जो होगा रेन फेड एग्रीकल्चर। ये क्या होता है, सो फार्मिंग दैट रिलाइज एंटायरली ऑन नेचुरल रेनफॉल, ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसमें हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं ऑन नेचुरल रेनफॉल। हम यहां पर खुद से कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जब रेनफॉल होगी तभी हमारी क्रॉप ग्रो हो पाएगी। ये होता है रेन फेड एग्रीकल्चर। वहीं पर हम बात करें फिर इरिगेटेड एग्रीकल्चर की, इसका मतलब क्या होता है, सो यूजिंग द आर्टिफिशियल मेथड्स टू एंश्योर कंसिस्टेंट वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई को कंसिस्टेंट बनाए रखने के लिए जब हम आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करते हैं, जैसे कि कैनाल्स का, जैसे कि पॉन्ड्स का, या फिर हम कहें कि जो हम वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्राउंड वाटर को, सो ये सारी चीजें इरिगेटेड एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आ जाती हैं। चलिए अब यहां पर हम इसके कुछ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, मतलब ट्रेडिशनली कौन कौन से सिस्टम्स को यूज किया जाता था वाटर को मैनेज करने के लिए, या फिर हम कहें कि इरिगेशन के लिए। जैसे कि फार सिस्टम, इसे यूज किया जाता कहां पर, महाराष्ट्र वाले रीजन में से यूज किया जाता था। इट इज एक्चुअली महाराष्ट्र कम्युनिटी कैनाल डाइवर्टिंग रिवर वाटर। सो एक्चुअली यहां पर महाराष्ट्र वाले रीजन में क्या होता था, जो पूरी कम्युनिटी हुआ करती थी वो साथ में मिलकर एक सिस्टम को डेवलप करती थी, जिसमें कैनाल्स का एक नेटवर्क होता था, जिसमें कम्युनिटी जो है उसे पूरी तरीके से कंट्रोल करती थी और हर एक फील्ड को जो है प्रॉपर लेवल पर वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाती थी। वैसे ही बैम्बू ड्रिप इरिगेशन भी यूज किया जाता था। ये कहां पर यूज किया जाता था, ये मेनली मेघालय वाले रीजन में दिखाई देगा। नॉर्थ ईस्टर्न प्रैक्टिस यूजिंग द बैम्बू पाइप्स फॉर स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर जो होता है उसे फील्ड्स तक लाने के लिए बैम्बू के पाइप्स का यूज किया जाता था, मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। सो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार का सिस्टम जो है वो ट्रेडिशनली यूज किया जाता था हमारे इंडिया में। अब इसी को इंप्रूव करते हुए कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया जाता है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन एक्चुअल में क्या होता है, सो इट डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू रूट्स थ्रू द ट्यूब्स। एक्चुअल में बहुत सारे ट्यूब्स लगा दिए जाते हैं और उन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली प्लांट रूट्स के साथ में, और वहीं पर ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो वाटर को अवेलेबल करवाते हैं, जिससे वाटर वेस्ट कम होता है और बेटर यहां पर हो पाती है एफिशिएंसी। वैसे ही होता है स्प्रिंकलर भी, मिमिक्स द रेनफॉल बाय स्प्रेइंग वाटर इनटू द एयर। स्प्रिंकलर एक्चुअल में क्या करते हैं, वो वाटर को यहां पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये रेन की तरह क्या करते हैं, छिड़कते हैं, स्प्रे करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे कि रेन हो रही हो और जो प्लांट्स को नीड होती है वो फुलफिल हो पाती है। और इन टेक्निक से वाटर जो है वो भी काफी अच्छे तरीके से एफिशिएंटली यूज हो पाता है और हम उसके वेस्टेज को रोक पाते हैं। सो आप ये भी समझ गए होंगे कि वाटर और इरिगेशन का यहां पर क्या रोल होने वाला है। चलिए अब बात करेंगे रोल ऑफ सीड्स के बारे में। जो एंशिएंट और मॉडर्न सीड प्रैक्टिसेस है उसे हम यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हेरिटेज सीड क्या होता है। हेरिटेज सीड का मतलब ये होता है कि जब हम किसी क्रॉप को ग्रो करते हैं, वहां से क्रॉप निकलती है, फिर हम उसमें से कुछ सीड्स को रख लेते हैं कि हम अगली बार इसे ही सो करेंगे। उन्हीं सीड्स को एक्चुअल में हेरिटेज सीड कहा जाता है। सो हिस्टोरिकली पास्ड डाउन थ्रू जनरेशन, जो सीड्स हैं जो हिस्टोरिकली जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है उसे हेरिटेज सीड्स कहा जाता है। क्लियर।
आगे बात करें ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट की, क्या तरीके यूज किए जाते थे, ट्रेडिशनली ट्रीट कैसे किया जाता था सीड्स को, इसे समझते हैं। सो ट्रेडिशनली ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले सीड्स को ड्यू में क्या करना चाहिए, सोक करना चाहिए, उसके बाद में उसे सन ड्राई करना चाहिए, देन उसे कोट करना चाहिए काउडंग से, जिससे वो आसानी से जर्मिनेट हो सके और बेटर प्रोडक्टिविटी यहां पर दे सके। सो ये कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स जो है वो यूज की जाती थी। ऐसे ही एक चीज जो है उसे डेवलप किया गया जिसे बीज अमृत कहा जाता है। अ ट्रेडिशनल पेस्ट यूज टू प्रोटेक्ट द सीड्स एंड स्पीड जर्मिनेशन। जर्मिनेशन को स्पीड अप करने के लिए और सीड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पेस्ट तैयार किया गया है, जिसे ICAR ने तैयार करा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जिससे क्या हो सकता है कि सीड्स जो है वो बची भी रहती है और साथ ही साथ में जल्दी जर्मिनेट हो जाती हैं। आगे बात करेंगे HYV मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स क्या होता है। सो इट एक्चुअली प्रोड्यूस मोर फूड बट रिक्वायर केमिकल इनपुट। ये जो सीड्स है इनका यूज होना चालू हुआ था हमारे इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर। इन सीड्स को यहां पर ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल में केमिकल्स की नीड होती थी, जैसे कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के लेवल पर। इसलिए ही आगे जाकर जब भी बहुत लंबे समय तक यूज होती रही तो इनके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी देखने को मिले हैं, बट स्टिल इनसे प्रोडक्शन जो है फूड क्रॉप्स का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब यहां पर हम बात करते हैं मॉडर्न डिपेंडेंसी की। सो HYV सीड ऑफन कैन नॉट बी रीप्लांटेड। जो HYV सीड्स हैं वो वापस रीप्लांट नहीं हो सकती जैसे हेरिटेज सीड्स हो जाया करती थी। इस कारण क्या होता है, मेकिंग फार्मर्स डिपेंडेंट ऑन कंपनीज। ये जो सारी सीड्स है कहां डेवलप हो रही है, सो ये कंपनीज और उनकी लेबोरेटरीज में डेवलप होती है और इसी कारण से फार्मर्स जो है फिर इन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो ये कहीं ना कहीं एक मॉडर्न डिपेंडेंसी आपको दिखाई देती है एज पर द नीड ऑफ सीड्स। तो चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे ट्रेडिशनल विजडम वर्सेस मॉडर्न इनोवेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले ट्रेडिशनल होलिस्टिक सिस्टम की बात करेंगे। क्या है ट्रेडिशनल होलिस्टिक सिस्टम, इसमें सबसे पहले आपको दिखाई देगा इकोसिस्टम अप्रोच के बारे में। ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ये एक्चुअल में नेचुरल जो सिस्टम है उसे पूरी तरीके से हॉलिस्टिक मानता था, एक ये कंप्लीट सिस्टम है जिसमें ये बताता है व्यूज प्लांट एंड सॉइल एज वन इंटरकनेक्टेड यूनिट। मतलब ये कहता है कि जो सॉइल और प्लांट है वो इंटरकनेक्टेड यूनिट है और ये खुद ही एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल कर लेते हैं। कैसे फुलफिल कर लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स एक्चुअल में सॉइल को चाहिए होते हैं वो यहां पर ब्रेक डाउन कर देते हैं वहां रहने वाले ऑर्गेनिज्म और वो न्यूट्रिएंट्स को प्लांट को प्रोवाइड कर देते हैं। प्लांट से कुछ आउटपुट निकलता है और वो इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म को मिल जाता है और इस तरीके से ये कंटिन्यूअसली सर्वाइव करते रहते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल की यहां पर जब हम बात कर रहे हैं, सो सॉइल ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू प्लांट एब्जॉर्बेबल फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या किया जाता है, जो सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिक मैटर को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे प्लांट्स उसे एब्जॉर्ब कर सकें। फिर प्लांट्स कुछ आउटपुट निकालते हैं और वो जो आउटपुट होता है वो किसे मिल जाता है, इन ऑर्गेनिज्म को मिल जाता है, जिससे ये भी ग्रो कर पाते हैं। क्लियर। चलिए एक एंशिएंट टेक्निक की बात करेंगे जिसे कुलागार कहा जाता है। एक्चुअल में ये गोवा वाले रीजन में यूज की जाती है। अ गोवन होम स्टीड सिस्टम ग्रोइंग फूड स्पाइसेस एंड मेडिसिन टुगेदर। एक्चुअली गोवा वाले रीजन में एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिस जो है वो यूज की जाती है, जिसमें आपके घर के पास ही आप अपने गार्डन में या फिर अपने पास के एरिया में डिफरेंट चीजों को ग्रो करते हैं, जैसे कि फूड क्रॉप को, स्पाइसेस को और मेडिसिन को, जिससे आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं। फिर हम बात करते हैं साइंटिफिक वैलिडेशन की। सो एक्चुअली जिन सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं, जिन प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं, ICAR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है उसने वैलिडेट करा है ओवर 85% ऑफ डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस दिखाई देती है जो हमारे डिफरेंट एंशिएंट टेक्स्ट में मिलती है, उसमें से 85% ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हैं उसे साइंटिफिकली भी वैलिडेट करा है। किसने? ICAR ने। मतलब वो प्रैक्टिसेस सच में आज भी यूज करने लायक प्रैक्टिसेस हैं। सो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। अब हम यहां बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की, जो होने वाला है क्या? द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ये 1960s 70s के टाइम पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, लेड बाय डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो आपको यहां पर दिख रहे होंगे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इन्होंने ही एक्चुअल में इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस करा। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन और साथ ही साथ में भारत रत्न भी मिला है। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें क्या कंपोनेंट होते हैं इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के, सो एक्चुअली इसमें इंट्रोड्यूस किया गया HYV सीड्स को, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को।
केमिकल फर्टिलाइजर को और हैवी मशीनरी को, जिसका रिजल्ट क्या निकल कर आया जब हमने इन चीजों को यूज करा? इंडिया अचीव्ड फूड सेल्फ सफिशिएंसी एंड मॉडर्नाइज्ड इट्स इकोनॉमी। सो एक्चुअली इसी रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ कि जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाया फूड सेक्टर में। मतलब हम खुद इतने सफिशिएंट हो गए इसके बाद से कि हमें किसी और से फूड जो है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ता था, हम खुद ही इतना ग्रो कर सकते थे, इवन हम सरप्लस में ग्रो करने लगे और ये हमारी मॉडर्न इकोनॉमी की बैकबोन भी बन गया। पर इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी रहे, जैसे कि क्या? लेड टू द सॉइल डिप्लीशन। जब हमने लॉन्ग टर्म में इन चीजों को यूज करा, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को हम कंटिन्यूसली यूज करते रहे, तो इससे क्या हुआ? सॉइल डिप्लीट होना चालू हो गई। साथ ही साथ में इन क्रॉप्स के लिए, इन सीड्स के लिए बहुत ज्यादा वाटर भी लगता था। सो जो वाटर हमने पंप करा है अंडरग्राउंड वाटर, उसके कारण ग्राउंड वाटर लॉस भी हुआ और साथ ही साथ में केमिकल टॉक्सिसिटी जो है वो भी यहां पर बढ़ गई। सो किसी भी चीज के दोनों प्रकार के इंपैक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और ग्रीन रेवोल्यूशन उसका एक बहुत बेटर एग्जांपल है। अब इसी चीज को हमने देखा, उसके बाद हमने सीखा और फिर हमें ये समझ में आया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल पाथवेज अडॉप्ट करने चाहिए। क्या होता है सस्टेनेबल पाथवेज? इसका मतलब है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ऑर्गेनिक फार्मिंग विच अवॉइड्स द केमिकल एंड रिलायंस ऑन कंपोस्ट एंड एनिमल मैन्योर। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक्चुअल में वो केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड को यूज नहीं करती, वो उसे बैन करती है और उसमें यूज किया जाता है नेचुरल कंपोस्ट और नेचुरल एनिमल मैन्योर जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे कि हम बात करें सिक्किम की, सिक्किम एक्चुअल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये वर्ल्ड फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक स्टेट है जिसने ये टाइटल अचीव कर दिया था इन द ईयर 2014। मतलब ये ऐसा पहला स्टेट है जहां पर 100% ऑर्गेनिक फूड जो है वो ग्रो किया जाता है, क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है। एक और टेक्निक की हम यहां पर बात करेंगे जो है हाइड्रोपोनिक्स। इसका मतलब क्या होता है? ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट रिच वाटर विदाउट सॉइल। सो एक्चुअल में एक ऐसी टेक्निक जिसमें सॉइल का यूज नहीं होता, न्यूट्रिएंट रिच वाटर होता है, उसमें ही क्या किया जाता है? उस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम के बारे में। हमारे इंडिया के कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो एक्चुअल में ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं। कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं? सो यहां पर समझिए, जैसे कि कश्मीर में जो सैफरॉन ग्रो किया जाता है उसे ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया। उड़ीसा में जो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर किया जाता है, मतलब फॉरेस्ट भी है और साथ में वहीं पर एग्रीकल्चर भी हो रहा है, ये भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। और साथ में केरला, जहां पर बिलो सी लेवल जो है फार्मिंग की जाती है, यहाँ पर फिशरीज भी किया जाता है और साथ ही साथ में क्रॉप्स को ग्रो भी किया जाता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन हमारे इंडिया में मिला हुआ है। हमें इसी तरीके से सस्टेनेबल पाथवे पर चलना पड़ेगा, तभी हम लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे और इन सभी चीज़ों को बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड मेजर चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। सो गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेकर आती है जिससे क्या किया जा सके, एग्रेरियन सेक्टर और फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके। जैसे कि क्या? जैसे कि रिसोर्स एक्सेस। सो प्रोवाइडिंग द हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर एंड टूल्स। गवर्नमेंट यहां पर बहुत सारी ऐसी कोशिशें करती है जिससे हाई क्वालिटी सीड्स जो है वो फार्मर्स को अवेलेबल करवाई जा सके, फर्टिलाइजर उन्हें सही तरीके से मिल सके और साथ ही साथ में जो टूल्स की उन्हें नीड होती है वो भी गवर्नमेंट अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करती है। फाइनेंशियल एड भी यहां पर प्रोवाइड करती है। सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो एक्चुअली जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सस्ते दामों पर अवेलेबल करवाती है फार्मर्स को, जिससे वो उसका एफिशिएंटली यूज कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फूड क्रॉप को ग्रो कर सकें। वैसे ही साथ में क्रॉप इंश्योरेंस, जो अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस है वो भी दिया जाता है, जिसके लिए एक स्कीम लाई गई थी जिसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। सो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट भी यहाँ पर एफर्ट्स लगाती है। साथ ही इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। सो प्रोवाइडिंग वेदर फॉरकास्ट एंड रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग जो है वो भी फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है। वेदर की जानकारी पहले ही मिल जाने से फार्मर जो हैं वो सही एक्शन यहाँ पर ले पाते हैं। फिर हम बात करें मार्केट सपोर्ट की। सो गारंटीड परचेस ऑफ द क्रॉप्स एट फेयर प्राइसेस टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन। गवर्नमेंट यहां पर एमएसपी मतलब मार्जिनल सपोर्ट प्राइस पर क्रॉप्स को प्रोक्योर करने का काम करती है। मतलब ये किसानों को, फार्मर्स को गारंटी देती है कि आप जो ग्रो कर रहे हैं उसे हम आपसे परचेस कर लेंगे, तो आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा।
साथ ही साथ में डिजिटल इंटीग्रेशन भी किया जा रहा है यूजिंग टेक फॉर मार्केट एक्सेस एंड कोल्ड स्टोरेज फॉर प्रिजर्वेशन। सो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए यहाँ पर जो फार्मर्स है उन्हें मार्केट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही साथ में उन्हें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी दी जा रही है, जिससे क्या कर सकते हैं वो अपनी क्रॉप्स को, अपने प्रोड्यूस जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करा है उसे लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं और वो खराब नहीं होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या इनिशिएटिव्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं। चलिए अब आगे बात करेंगे कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस के बारे में। क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिक्रीजिंग लैंड होल्डिंग, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के समय पर। मॉडर्न यहां पर अगर आप देखेंगे बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग तो ये पता लगा है कि एवरेज फार्म साइज हैज श्रंक टू 0.75 हेक्टेयर ओनली। मतलब हमारे यहां पर जो एवरेज फार्मर है उसके पास में जो पूरा लैंड का साइज होता है वो कितना हो गया है, सिर्फ 0.75 हेक्टेयर लैंड जो है उसके पास अवेलेबल है, जो बहुत ही कम है। फिर बात करें स्मॉल स्केल इनसफिशिएंसी के बारे में, इनएफिशिएंसी के बारे में। सो टाइनी प्लॉट मेक यूजिंग मॉडर्न मशीनरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव। ये साइज श्रिंक हो जाने के कारण एक्चुअल में क्या हुआ है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस पर यूज नहीं हो पाता, मशीन्स को यूज नहीं कर पाते और जिससे कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा लॉस भी होता है। फिर बात करते हैं क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अनप्रेडिक्टेबल वेदर इंक्रीज द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर। एक्चुअल में जो वेदर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण डिफरेंट टाइम पर जिस समय पर रेन नहीं होनी चाहिए उस टाइम पर रेन हो जाती है, जब होनी चाहिए तब नहीं होती है। सो इससे क्रॉप फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे ही एक और बड़ा चैलेंज है द डेब्ट ट्रैप, जिसका मतलब होता है फ्रीक्वेंट लॉसेस लीड टू लोन्स दैट फार्मर कैन नॉट रीपे। एक्चुअली फार्मर जो होते हैं वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए जब इनपुट लगाते हैं तो वो लोन पर बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, मनी ले लेते हैं और फिर क्रॉप फेल होने के कारण उसे रीपे नहीं कर पाते और वो पूरी एक ट्रैप में फंस जाते हैं, जो यहाँ पर बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन को क्रिएट करता है। सो आई होप आप ये स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी यहाँ पर समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे चल के बात करते हैं हम एक केस स्टडी के बारे में जो है गंगा बेसिन पर बेस्ड। गंगा बेसिन एक्चुअल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, जहां का जो वो रीजन है उसे ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर वीट और राइस जैसी जो क्रॉप है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसली ग्रो की जाती है। बट यहाँ पर बहुत बड़े चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं इन द गंगा बेसिन। क्या चैलेंजेस हैं इसे इस केस स्टडी से समझेंगे। सबसे पहली चीज़ ग्लेशियल मेल्टिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज रिड्यूसिंग द वाटर सोर्स ऑफ गंगा। गंगा का एक्चुअल में जो वाटर सोर्स है वो है हिमालयन ग्लेशियर्स, और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ग्लेशियर कंटिन्यूसली मेल्ट हो रहा है और इसके मेल्ट हो जाने के कारण एक समय ऐसा आएगा कि गंगा में वाटर सोर्स जो है वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया होगा और शायद फिर गंगा रिवर भी पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। सो एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में और भी चैलेंज है, जैसे कि ओवर एक्सट्रक्शन दिखाई देता है, एक्सेसिव वाटर यूज फॉर इंडस्ट्री एंड इरीगेशन। इस रीजन में इरीगेशन और इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, जो यहाँ पर ओवर एक्सट्रैक्शन जो है ये भी एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। साथ ही साथ में फ्लो इंटरफेरेंस भी दिखाई देता। फ्लो इंटरफेरेंस मतलब न्यूमरस डैम डिस्टर्ब द रिवर्स नेचुरल साइकिल। इस रिवर पर बहुत सारे डैम्स बना दिए गए और ये बहुत सारे डैम्स बनाने के कारण जो नेचुरल साइकिल होती है उस पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आया है। अब इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? सो द बेसिन इज बिकमिंग लेस सस्टेनेबल फॉर द 500 मिलियन पीपल इट सपोर्ट। सो एक्चुअली ये जो रिवर है ये 500 मिलियन पीपल्स को सपोर्ट करती है और अगर कंटिन्यूसली यही प्रैक्टिसेस रही तो एक समय ऐसा आएगा कि ये रिवर सस्टेन नहीं कर पाएगी। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो गंगा रिवर है वो एक्चुअल में चैलेंजेस को फेस कर रहा है, ये पूरा का पूरा गंगा बेसिन वाला रीजन। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करेंगे बिल्डिंग रिसाइलेंस की। बिल्डिंग रिसाइलेंस में हमें क्या करना चाहिए, किस टाइप की प्रैक्टिसेस को यूज करना चाहिए जिससे हम आगे चलकर भी बेटर तरीके से सर्वाइव कर पाएं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करेंगे इनकम डाइवर्सिफिकेशन की। हमें सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर बेस्ड नहीं होना चाहिए, हमें इनकम के डिफरेंट सोर्सेस बिल्ड करने होंगे, जैसे कि रियरिंग लाइव स्टॉक, बी कीपिंग एंड फिशिंग अलॉन्ग साइड क्रॉप्स। सो क्रॉप्स ग्रो करते रहें, उसके साथ में ये सारी चीज़ें भी करें, तो इनकम के डाइवर्स सोर्स होंगे जिससे हम एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। साथ ही एग्रो फॉरेस्ट्री, ग्रोइंग फ्रूट एंड टिम्बर ट्रीज ऑन फील्ड बाउंड्रीज बर्न्स। सो एक्चुअली हम ये भी कर सकते हैं कि हम इनकम को और ज़्यादा डाइवर्स और जनरेट करने के लिए जो हमारी फील्ड की बाउंड्रीज होती है वहाँ पर ट्रीज़ को ग्रो करना चालू करें, जिससे एनवायरनमेंट भी हेल्दी हो जाएगा और साथ ही साथ में इनकम सोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। हम वहाँ पर फ्रूट्स लगा सकते हैं, हम वहाँ पर टिम्बर्स लगा सकते हैं। वैसे ही इंटीग्रेटेड विजडम जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें क्या करना होगा? वी हैव टू कंबाइन मॉडर्न प्रोडक्टिविटी विद द इंडियन नॉलेज सिस्टम।
सिस्टम, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम मतलब IKS है, उसके साथ में जो मॉडर्न प्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं उन्हें मिक्सअप करना पड़ेगा, अमलगमेट करना पड़ेगा, जिससे हम सस्टेनेबल तरीके से एग्रेरियन एक्टिविटीज़ को कर पाएँ और हमारा फ्यूचर जो है वो भी सिक्योर रहे। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये जो चैप्टर है वो हमें एग्रीकल्चर के बारे में बताता है। यहाँ पर हमें एंशिएंट टेक्निक्स के बारे में भी पता लगता है, तो हम मॉडर्न टेक के बारे में भी जान पाते हैं। सो आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप जा सकते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर या फिर हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाएंगे आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी 100% फ्री एंड इन हाई क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं ई नोट्स या ई बुक्स तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप को ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।